कंपटीशन के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है। और आज जो है आपका टॉपिक अति महत्वपूर्ण, जो कि कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ को लेते हुए हमने निबंध की को लिखा है, वो है युद्ध की विभीषिका। आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना प्रबल बनती जा रही है। और यह कई बार जो है बड़े बड़े जो अभी लोग हैं वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे यूक्रेन के प्रधानमंत्री हों। तो ये सब भी आगाह कर रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है अगर रूस को ना रोका जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकृति के प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है, खास करके युद्ध को लेकर के। युद्ध होता क्यों है, क्या कारण है, कब से युद्ध हो रहा है और इसके अंतिम परिणाम क्या होते हैं, और युद्ध से कैसे बचा जा सकता है। और रूस यूक्रेन जो आपस में लड़ रहे हैं, कहीं इसको कोई जैसे आग में जो है हवा देने का तो काम नहीं कर रहा है क्या? जानबूझ करके तो यूरोप को कमजोर और रूस को कमजोर करने की अमेरिका की साजिश तो नहीं है। तो इन सब संदर्भ में हम इसको लिखेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे युद्ध की विभीषिका, तो रूस यूक्रेन का जिक्र स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी वर्तमान में रूस यूक्रेन का ही युद्ध चल रहा है। आप लोग बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट लिखने का एक शैली होता है जिसके माध्यम से निबंध को आप अगर लिखते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि हम हर एक प्रकृति के प्रश्न जो है मैं आपको लेख निबंध के रूप में करवा दूं, जिससे कि आपके पास कुछ इनपुट रहेगा और वो आपको एग्जाम में मदद पहुंचाएगा लिखने के दौरान। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत ही जल्द लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है और यह 27 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें हम आपको डेली बेसिस पे 69th फ्री की का प्रिपरेशन करवाएंगे। साथ साथ आपके मेंस के जितने भी सारे टॉपिक हैं, चाहे आईआर का जो करेंट मुद्दा हो, चाहे आप GS1 GS2 के सारे टॉपिक हो, ऐसे हमारे पुराने चैनल पे भी मतलब पुराने वीडियो में सारे बहुत टॉपिक लगभग कराए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण है मैं उसको भी करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको मात्र 1500 में कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों करवा रहा हूं, जिसके तहत मेंस में हम आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल सारा दूंगा और खास करके ऑप्शनल का एमसीक्यू, हिस्ट्री एमसीक्यू, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री सभी के मिलेंगे और सारा वीडियो के साथ साथ आपको मिलेगा। और उसमें जो भी प्रश्न होंगे वो मॉडरेट टू टफ प्रवृत्ति के डाले जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो, किसी भी सिचुएशन में आप बेहतरीन मार्क्स ला सकें। तो ऑप्शनल को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। और साथ साथ अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि हिस्ट्री सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल के हिसाब से। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल सबसे बड़ा सब्जेक्ट है पूरे बीपीएससी में, जितने भी ऑप्शनल है उसमें, क्योंकि आपको एनिशिएंट पढ़ना है, मिडिएवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है। और साथ साथ अब जो है और टफ हो जाएगा, क्योंकि पहले तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन गेस किया जाता था, जैसे हम लोग जितने भी प्रश्न पिछले बार भी गेस किए थे सभी प्रश्न वहीं से आए थे। मतलब 15-20 गेस में आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ ही जाता था, उसमें से अपना जो भी लिखना हो 5-6। लेकिन अब तो वो बात रही नहीं। तो अब तो प्रश्न जानबूझ करके ऐसे ऐसे जगहों को टच किया जाए जिससे कि स्टूडेंट्स ऑप्शनल में ही फेल कर जाए। ऑप्शनल क्वालिफाइंग है लेकिन ऑप्शनल इतना आसान नहीं है। ठीक है, जितना आप लोग अगर सोच लेंगे कि बिना पढ़े और जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं प्री में वही काम आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। और यह बात अतुल प्रसाद जी को भी अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको बचना होगा और अपना जो है दिमाग लगा करके और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना होगा। और जिन लोगों का 80 के अराउंड बन रहा है, 80 प्लस में है, तो वो तो एकदम तैयारी में लग ही जाइए, एक दिन भी आप देर नहीं करें।
80 to 90 के मतलब 80 और 90 के बीच में मार्क्स है, एकदम तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप लोग, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कट ऑफ 90 प्लस नहीं जाएगा, हमने प्रथम वीडियो में ही डाल दिया था, ठीक है। चलिए, युद्ध की विभीषिका, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि युद्ध आखिर क्यों होता है और कब से होते आया है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखिएगा प्राचीन इतिहास, पाषाण काल को ले लीजिए, इतिहास में जब चल रहा था प्रागैतिहासिक काल, उसी समय से छोटे मोटे युद्ध होना शुरू हो गया था, ठीक है। अगर हम अपने ग्रंथ में बात करें, पुराणों में बात करें, तो वहां भी युद्ध का जिक्र है। चाहे महाभारत में ही देखिए, पांडव और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ है, भीषण नरसंहार हुआ। चाहे आप रामायण में ही देख लीजिए, राम और श्री राम, भगवान श्री राम और रावण के बीच में महायुद्ध हुआ है। फिर आगे जब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो हमारे साम्राज्यवादी शासक हुए, चाहे बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, अजातशत्रु ने तो छल कपट और जो है कूटनीति का सहारा लेते हुए भी युद्ध किया। वैशाली को जीतने के लिए उसने जो वर्जित हथियार थे, रत्मसूल और महाशीलकंटक, उसका भी प्रयोग किया। तो पूरा आप देखेंगे कि पूरा संसार जो जब से सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, तब से ही युद्ध हो रहा है। जब हम असभ्य थे तब भी युद्ध करते थे, और आज हम जब सभ्य हो चुके हैं, मानवता सभ्यता की ओर बढ़ चुकी है, इतना आगे हो चुकी है, अपने आप को बताती है कि हम लोग चांद पे भी घर बना सकते हैं, मंगल ग्रह पे भी रह सकते हैं, तब भी हम युद्ध से बच नहीं पाते हैं और युद्ध आपस में हो ही जाता है। चाहे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को देख लीजिए, चाहे अभी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है उसको देख लीजिए, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध को देख लीजिए। तो यानी हम इतने पढ़ लिख करके, और हमारी सभ्यता जब अपनी चरम सीमा पे है, अपनी विकास की ऊंचाई को छू रहा है, तब भी हम युद्ध कर रहे हैं। तो आखिर यह युद्ध होता क्यों है? यह किस माइंड की उपज है? किस तरह के लोग युद्ध करना पसंद करते हैं, या इसके पीछे क्या क्या रीजन है? तो वो भी हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग पूरे अच्छे से ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, और लोगों को जो भी बीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं उसको बताइए जरूर, क्योंकि यह चैनल के बारे में बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है, और जब तक पता नहीं रहेगा तो वो लोग सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा मुझे अगर कोऑपरेट करते हैं तो हमारी संस्थान आपके लिए बेहतरीन नोट्स मटेरियल और आपकी तैयारी लगातार कराती रहेगी। और 27 से आपका लाइव सेशन बिल्कुल डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम 3 स्तर पे आपको पढ़ाएंगे। एक तो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तीसरा आपसे टेस्ट करवाएंगे। वो बिल्कुल फ्री होगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप लिंक के माध्यम से। चार्ज केवल और केवल पीडीएफ और जो आप हमको सपोर्ट करेंगे उसका ही है, मात्र 1500, जिसमें हम आपके साथ जुड़े रहते हैं इंटरव्यू तक मैं आपको गाइडेंस करूंगा कि कहाँ पे कमी रह जाती है, और मात्र 1500, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। बस मैं ये आपको संस्था चलाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऐसे तो युद्ध का इतिहास मानव सभ्यता के उदय के साथ ही शुरू हुआ था। चाहे आप सभ्यता के विकास की शुरुआती दौर देखिए, तो वहीं से युद्ध होना शुरू हुआ। युद्ध पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। तो आज के युद्ध और पहले के युद्ध में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। पहले का जो युद्ध होता था, तो जो प्राचीन समय में थे, अब वैदिक सभ्यता में युद्ध होगा या सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में छोटे मोटे घटनाएं होती रहती थी। चोरी के लिए भी युद्ध हो जाते थे। अगर कोई किसी का गाय चोरी कर लिया तो दो कबीला आपस में वहां पे लड़ते थे। तो आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में भी युद्ध आपको देखने को मिलेगा। यह सत्य है कि समय समय पर सक्रिय परिवर्तन होते हैं। आदि काल में जहां युद्ध पशु और चारा के लिए युद्ध हो जाता था, जमीन के लिए लड़ते हैं, वहीं आज का युग में युद्ध की जो कल्पना है, वो प्रमुख कारक जो है 3 ही है: जड़, जोरू, जमीन। यह ग्रामीण भारतीय क्षेत्र में कहावत है कि लड़ाई का 3 ही कारण है: जड़, जोरू, जमीन। ठीक है, जड़ मतलब आप किसी बात को लेकर के पड़े हुए हैं। दोनों सब बात तो ठीक है, लेकिन काम वही होगा जो आपके मन में चल रहा है।
आप बात भी सुनते हैं लेकिन मानते नहीं किसी के बात को। जड़ बुद्धि है आपके अंदर, जिद्दीपन है, तो वही जड़ है। जो लड़कियों के कारण, देखिए ये अब नहीं होता है लड़कियों के कारण, होता भी है, आप देखेंगे कि देखने को मिलता है छोटी मोटी, लेकिन बड़े स्तर पे जो देश स्तर पे युद्ध होता है ये लड़कियों के कारण नहीं होता है, जमीन के कारण होता है, जमीन के कारण होता है। जड़ और जमीन अभी वर्तमान में दिखेगा, लेकिन जड़ इसलिए जोरू इसलिए यहाँ पे लड़की जो भी स्त्री, इसलिए कि स्त्रियों के कारण भी आपसी लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी घटनाएं भी कई बार युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। लेकिन इसकी संख्या बड़े स्तर के बड़े युद्ध की में अब कम देखने को मिलता है। भारत में अंग्रेजी शासन से पूर्व देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सभी राजा अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, तो सभी राजा क्या कर रहे थे, साम्राज्यवाद। चाहे आप बिंबिसार को देख लीजिए, इसने 500 शादियां, शौक से तो नहीं किया, इसने क्या किया, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए 500 शादी की, और 500 शादियों के माध्यम से अपना साम्राज्य को विस्तार किया। अब रिलेटिव हो जाएगा, तब इस पे आक्रमण तो करेगा नहीं, तो दिमाग बुद्धि से इसने साम्राज्यवाद लाया, और जो नहीं करता था उसके साथ युद्ध करता था। उसके साथ विश्व विजेता बनने का सपना लेकर के अगर आप देखिएगा कि सिकंदर आया तो उसने युद्ध किया, बहुत सारा युद्ध किया। जब वह बेबीलोनिया वो यूनान से चला था, इराक ईरान होते हुए, ठीक है, भारत तक पहुंचा, तो बीच में जितने भी शहर थे, बड़े बड़े शहर, उसको लूटपाट की, उसमें आग लगाई और वहां की स्त्रियों के साथ शोषण किया। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे एक भयानक त्रासदी से गुजरा होगा वह उस समय, जो आपका उत्तर पश्चिम जो एशिया है। तो युद्ध कभी भी, ठीक है, किसी समस्या का हल नहीं होता है, और यह किसी न किसी व्यक्ति के महत्वाकांक्षा का परिणत होता है, या किसी देश के महत्वाकांक्षा का परिणत। अभी जो युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन, इसके पीछे भी अमेरिका की महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। अमेरिका ने ही यूक्रेन को पीठ थपथपा करके रूस के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया, और अभी भी उसको हथियार सप्लाई करने का काम अमेरिका ही कर रहा है। तो अमेरिका का यहाँ क्या उद्देश्य, अमेरिका क्यों ऐसा करता है? वो चाहता है कि हमारे समान कोई दूसरा शक्तिशाली देश नहीं बने, उसे डर है कि रूस और चीन ये दो शक्तिशाली देश बन सकते हैं। तो वो किसी प्रकार से अभी रूस को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ेंगे तो रूस कमजोर होगा, आर्थिक रूप से उसकी क्षति होगी, इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वह युद्ध ज्यादा से ज्यादा दिन तक चले, जिससे रूस को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक हानि हो। और यूरोप में नाटो के मदद से उसने ऐसी रणनीति चलाई है जिस कारण से लोग जो यूरोपियन जो कंट्री थे वो रूस के साथ पेट्रोलियम खनिज संपदा ले रहे थे, जिससे उन्हें सस्ता आ रहा था। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे रूस को बैन करके और अमेरिका खुद वहां पे पेट्रोलियम खनिज जो भी अन्य वस्तुएं हैं उसको सप्लाई कर रहे हैं। इससे फायदा और फायदा केवल अमेरिका को है। अमेरिका के बारे में अगर आप इतिहास जानेंगे तो जग जाहिर है कि अमेरिका किस प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली बनाए। आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का योगदान भूमिका प्रमुख था युद्ध में, लेकिन अगर गौर किया जाए तो अमेरिका भी कम नहीं था। अमेरिका ने अपने हथियार सप्लाई किए, और अगर हथियार सप्लाई नहीं करता तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाता। जब तक आप आग में पेट्रोल या कोयला डालते रहेंगे आग नहीं बुझेगा, और वही काम अमेरिका करता है, हवा देने का काम किया। और दोनों देश आपस में लड़े, और दोनों देश आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हथियार सप्लाई किया भारी मात्रा में, और दो जो शक्तिशाली शक्तियां उभर चुकी थी, जर्मनी और ब्रिटेन, वो दोनों कमजोर हो गए, और आज तक वो फिर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए, और अमेरिका दोनों को दबा करके एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर गया। तो कहने का अर्थ है कि अमेरिका उपज ही है युद्ध का। अगर युद्ध नहीं हुए होते तो शायद अमेरिका आज इतना डेवलप नहीं होता और इतना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या शक्तिशाली नहीं बना पाता। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की यह नीति शुरुआत से ही रही है कि दो देशों के बीच में युद्ध कराओ, चाहे इराक को लीजिए, बिना मतलब वह जो है यहाँ पे आपका देखेंगे कि मुखिया बनते हुए नजर आएगा, और वो यहाँ दो देशों के बीच में आकर के समझौता के नाम पे उसका फिर, जैसे आप अफगानिस्तान को ही लीजिए, कितना दिन तक शोषण किया, इराक ईरान सबके प्रतिबंध लगाए हुए है ईरान।
तो कहने का अर्थ है कि अमेरिका का जो नीति है वो नहीं चाहता है कि कोई उसके समान कोई शक्तिशाली देश बने। हाँ, भारत के प्रति उसकी अभी नीति वर्तमान में कह सकते हैं नर्म है, लेकिन वह इसीलिए नर्म है क्योंकि वह चीन को काउंटर करना चाहता है, और चीन को काउंटर करने में एक ही देश है उसको, जो भारत, वो मदद कर सकता है। अब कहेंगे मैं युद्ध में रूस यूक्रेन की चर्चा क्यों कर रहा हूं, तो उसके पीछे रीजन है कि अगर आप का जो प्रश्न होगा तो हो सकता है रूस यूक्रेन से रिलेटेड तीसरी विश्व युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, संभावना के बारे में निबंध लिखने को कहा जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप सही से लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आप कर सकते हैं। आपको लगता है अगर पढ़ना है तो पढ़िए, और नहीं तो उस चीज को आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। युद्ध के द्वारा विजय से संपन्नता प्राप्त करना उनके प्रमुख उद्देश्य होता है। आज भी जो युद्ध होता है वो संपन्नता प्राप्त करने के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए युद्ध करता है, चाहे वह जमीन की लड़ाई हो, चाहे किसी स्त्री के लिए लड़ाई हो, या कोई जिद के लिए लड़ाई हो, ठीक है। नारी भी इतिहास के अनेक प्रमुख युद्धों के कारण बनी है। क्योंकि निबंध लिखते हैं तो हम इतिहास जरूर लिखते हैं उसके पीछे, क्योंकि वर्तमान में बार बार बोलता हूं, आपका वर्तमान आपका अतीत से पे ही निर्भर करता है, किसी भी व्यक्ति को। देखिए इतिहास बहुत रोचक सब्जेक्ट है और हमने उसको बहुत ढंग से, मुझे लगता है कि मैंने समझने का प्रयास किया है। बाकी इतिहास समझना इतना आसान काम नहीं है, बहुत बड़े टॉपिक है, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन फिर भी अगर आप अध्ययन करते हैं लगातार तो आप में समझ विकसित होती है। तो इतिहास में देखेंगे कि युद्ध के कई कारण बने हैं। उस समय युद्ध द्वारा सुंदर स्त्री राजकुमारी को जीतने के बाद उन्हें सम्मान मिला। कई राजाओं को जब वह सुंदर स्त्रियों को जीतते थे तब उनको नाम होता था, उनको सम्मान मिलता था, ठीक है। तो ये भी है, और आप देखेंगे रामायण में भी यह दिखता है और महाभारत में भी दिखता है, ठीक है। महाभारत और रामायण दोनों में यह आपको दिखेगा। वहीं कहीं स्त्रियों द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार से युद्ध देखने को मिला। कहा जाता है कि अगर द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक नहीं उड़ाया होगा, अंधा का पुत्र अंधा कहकर, तो शायद दुर्योधन इतना क्रूरता के साथ अपने कजन ब्रदर्स के साथ नहीं आता, जो चचेरा भाई है उसके साथ वह बिहेव नहीं करता, ऐसा मानना है। लेकिन उसे जो अपमान मिला, जो तिरस्कार सुनने को मिला, तो इस कारण से भी उसने युद्ध को जो है संभावी बना दिया। चाहे हम अपनी प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत और रामायण में स्त्रियों की भूमिका को ही देख लें। रामायण में भी आप देखेंगे कि रावण ने आखिर सीता का हरण क्यों किया, चूंकि उसकी वह शूर्पणखा जो थी उसने प्रपोज किया था। पूरे प्राचीन इतिहास में, भारतीय इतिहास में लक्ष्मण को कहा था कि तुम अपने भाई से हमें शादी करवा दो और मेरा प्रस्ताव दो उनको, और लक्ष्मण ने उसका कहा जाता है कि नाक काट लिया था, ठीक है। अब किसी भाई के बहन का अगर नाक काट लिया जाए तो वह भाई क्या करेगा, ठीक है। तो बदले की भावना थी यहाँ पे भी, तो शुरुआत स्त्रियों से ही हुआ यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा संदर्भ कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो सबको भी यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, जो युद्ध को समझने में क्या रीजन है। जड़ जोरो जबीन तो तीनों तो है ही, लेकिन अब उसको समझाने के लिए आप 2-4 लाइन लिख दें तो बेहतर रहेगा। चलिए, आधुनिक काल में विश्व 2 युद्धों के त्रासदी को झेला है, और दोनों विश्व युद्ध में आपने देखा कि अंतिम परिणाम क्या था, समझौता, संधि, ठीक है। चाहे वर्साई की संधि हो, चाहे पेरिस का शांति सम्मेलन हो, ठीक है। तो दोनों युद्ध का अंतिम परिणाम क्या था, समझौता, और उसमें भयानक त्रासदी से पूरा विश्व गुजरा था। प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे कि 1921 के दौरान पूरे भारत का जो है जनसंख्या घट गया था, खत्म, मतलब माइनस में चला गया था। और यह स्थिति कमोबेश पूरे यूरोप की भी थी, क्योंकि वह समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था साम्राज्यवादी विस्तार, ठीक है, और तत्कालिक कारण तो आप जानते हैं सेराजेवो हत्याकांड। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे साम्राज्यवाद के लिए, यानी जमीन के लिए, मुझे भी जर्मनी कहता था
कि मुझे भी जो है पूरब में सूर्य के नीचे जमीन चाहिए, मुझे भी सूर्य के नीचे जमीन चाहिए। कहने का अर्थ है कि मुझे पूरब में, पूर्वी जो देश है एशियाई देश, उसमें हमें जो है अपना उपनिवेश बनाना है, जबकि पहले से फ्रांस, ब्रिटेन ये सब उपनिवेश बना चुके थे और शोषण कर रहे थे। तो यहाँ पे जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और फिर आगे चल करके जो वर्साई की संधि हुई और वो अपमानजनक अपने आप को माना जर्मनी, और फिर उसने दोबारा विश्व युद्ध को जन्म दे दिया हिटलर ने, और द्वितीय विश्व युद्ध भी महात्रासदी लाया। और आप देखेंगे कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे जब अमेरिका ने बम गिराया था, तो वहां पे उस समय 2 लाख आबादी मारी गई थी। अब समझ सकते हैं, वो तो मारी गई, और कितने घर बेघर हो गए होंगे, कितने माताओं की कोख सूनी हो गई होगी, और कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे। तो कहने का अर्थ है, वह सुनकर, समझ करके और महसूस करके ही आपका जो है, अगर आप सही मानव हैं तो आपका कलेजा द्रवित हो उठेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है, युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात को भी आप लिखेंगे। आधुनिक काल में विश्व ने 2 युद्धों की त्रासदी को झेला। ऐसा नहीं था कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, फिर भी यह युद्ध लड़े गए। अगर विश्व चाहता तो युद्ध को टाला जा सकता था। अभी भी अगर रूस यूक्रेन समझदारी से काम ले तो युद्ध को टाला जा सकता है। प्राचीन काल के युद्ध हो या आधुनिक काल के, सभी छोटे कारण से शुरू होते हैं और बढ़ते बढ़ते विशाल रूप ले लेते हैं। इतिहास गवाह है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही निदान होता है, वह है समझौता। चाहे आप गांव घर में लड़ाई कीजिए, आपस में लड़ाई कीजिए, या पूरे विश्व स्तर पे 2 देश करते हैं, 2 राज्य करते हैं, अंतिम निदान इसका समझौता ही है, नहीं तो दोनों खत्म हो जाएंगे। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध, युद्ध सभी का अंतिम परिणाम संधि ही देखा गया। समानता, किसी भी युद्ध में एक कॉमन चीज आप देखेंगे, समानता देखने को मिलेगी कि दोनों पक्ष अपने आप को सही साबित करती है। अभी रूस से बात कीजिए तो रूस भी अपने आप को सही साबित करने में लगी है। यूक्रेन से बात कीजिए तो यूक्रेन भी अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ, जबकि गलतियां दोनों तरफ से हुई होती है। यदि समय रहते दोनों को एक मंच पर रखकर बातचीत किया जाए, तो दोनों पक्ष की इच्छा शांति हो, तो दोनों पक्ष की इच्छा शांति प्राप्त करनी हो तो युद्ध को रोका जा सकता है। किंतु वर्तमान समय में युद्ध को रोकने के बजाय हमारा जो समाज है, या हमारे जो पढ़े लिखे सभ्य मानव या जो देश है, वो दोनों पक्षों को कमजोर होने देना चाहते हैं कि दोनों लड़ेगा, आपस में कमजोर होगा, और हमारा जो होगा वह वर्चस्व कायम रहेगा, क्योंकि कमजोर पे ही हम शासन कर सकते हैं। तो यही मानसिकता जो है दुनिया को युद्ध, विश्व युद्ध की ओर ले जाती है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका बताई जा रही है। अगर इस युद्ध की जड़ में जाएं तो कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका संदिग्ध देखने को मिलती है। तो युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का बड़ा हाथ हो सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका विश्व के तमाम देशों को शांति का पाठ पढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनको युद्ध हेतु हथियार भी मुहैया करता जा रहा है। ऊपर से आप क्या कर रहे हैं कि ऊपर से पानी भी दे रहे हैं, या नीचे से जो है पेट्रोल भी डालते जा रहे हैं। ठीक है, यह बात जग जाहिर है कि अमेरिका युद्ध के कारण ही शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, और उसकी नीति खुद को सर्वश्रेष्ठ और पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाए रखना है। वह चाहता है कि रूस और यूक्रेन आपस में युद्ध कर कमजोर हो जाएं, जिससे वह हमेशा अपना प्रभुत्व बनाए रहे। वह यूक्रेन को शहीद करने को तैयार है। इस युद्ध से अमेरिका को दोहरा फायदा है। पहला तो उसका प्रतिद्वंदी देश युद्ध में उलझकर कमजोर हो जाए, और वहीं नाटो की मदद से रूस पर प्रतिबंध लगाकर यूरोपीय देशों में खुद का खनिज गैस तथा व्यापार को बढ़ावा दे। अमेरिका चाहता है कि प्रतिबंध लगाकर रूस पर खुद का पेट्रोलियम सप्लाई करे। इसीलिए उसने यूक्रेन में निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और 2014 में अमेरिका समर्थक सरकार को बिठाने के लिए साथ प्रक्रिया शुरू की। उसी समय से यहाँ बैठाने के
नाटो के माध्यम से अमेरिका यूक्रेन में इस तरह सशस्त्र और सैन्य क्षमता विकसित करने में जुट गया, यानी युद्ध का जो जड़ अमेरिका ने 2014 से ही यूक्रेन में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, सैन्य क्षमता विकसित करने में जुट गया जो लंबे समय तक रूस से लड़ने में सक्षम हो, बिना इस बात की चिंता किए कि इससे यूक्रेन को बड़ी हानि होगी। दरअसल अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना वर्चस्व बनाए रखना। वह किसी अन्य देश को महाशक्ति के तौर पर सहन नहीं कर सकता। अपने पहले लक्ष्य के साथ उसने अपने दूसरे लक्ष्य यूरोप को कमजोर करने, रूस से ऊर्जा व खनिज संसाधनों, पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक बिजली घरों के संपर्क तोड़ने को भी सफलतापूर्वक पा लिया है। वह पहला उद्देश्य में कामयाब अमेरिका हो चुका है। यूरोप रूस के सभी संसाधनों से अब पूरी तरह से कट चुका है। ऊर्जा संसाधनों के लिए विशेष रूप से अमेरिका पर निर्भर हो गया है। इससे यूरोप का बजट और लोगों के खर्चे में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूरोप में बड़े पैमाने पर विशेषकर पोलैंड में अपने सैन्य बलों, चूंकि वह रूस के नजदीक है, उसमें बढ़ा दिया है। सो यूरोप अब पूरी तरह से अमेरिका के सैन्य नियंत्रण में आ चुका है। युद्ध लड़ रहे हैं रूस यूक्रेन, और फायदा किसको मिल रहा है? तो वह फायदा मिल रहा है अमेरिका को। एक आपने बिल्ली और बंदर की कहानी पढ़ी हो, ठीक है। जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती है तो बंदर को बनाया जाता है, और वह क्या करता है कि दोनों को बांटते बांटते जो है पूरा जो है चट कर जाता है। तो वही नीति अमेरिका की है। यह बात रूस और यूक्रेन को समझना होगा। यह बात यूरोप तथा यूक्रेन को भी समझने की आवश्यकता है। साथ ही रूस को भी चाहिए कि समय रहते समझ जाए, जिससे वह जान माल तथा आर्थिक हानि से बच सके। नहीं तो पुनः इतिहास अपने आप को दोहराएगी और मानव सभ्यता ही केवल नष्ट नहीं होगी, बल्कि निर्दोष जीव जंतु भी इस युद्ध के आगोश में आएंगे। आने वाली पीढ़ी हमेशा समकालीन मानव समाज को कोसेगी तथा अमेरिका और रूस की हठधर्मिता को अपनी गरीबी भूखमरी का कारण मानेगी। जो आने वाली पीढ़ी होगी, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे भारत ही क्यों ना हो, चूंकि अब वैश्विक ग्लोबलाइज देश है तो प्रभाव सब पे पड़ेगा। उसका कारण हठधर्मिता अमेरिका और रूस या यूक्रेन का माना जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उसके द्वारा उसमें उन्होंने युद्ध की विभीषिका के बारे में चर्चा किया है और युद्ध क्यों होता है उसके बारे में लिखा है पंक्ति, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। मैंने शाब्दिक अर्थ ही लिखा है, श्लोक टफ है, थोड़ा याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए हमने शाब्दिक अर्थ ही दे दिया है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र की एक पंक्ति जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, युद्धोन्माद संक्रमणशील होता है, एक चिंगारी उठती नहीं कि 49 पवन उसे हवा देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। यहां तक कि केवल दो राष्ट्रों के बीच जब युद्ध होते हैं तब भी पूरी दुनिया दो गुटों में बंटकर किसी एक का समर्थन करने लगती है, जबकि उन्हें चाहिए कि बिना स्वार्थी युद्ध ना हो, हर संभव प्रयास करना। जिस प्रकार कोरोना के समय मौत के मंजर को सभी देश ने मिलकर उससे बचाव के रास्ते खोज रहे थे, जबकि युद्ध के परिणाम कोरोना से कहीं ज्यादा भयावह होता है। इसमें कितने माताओं की कोख सूनी हो जाती है, न जाने कितने बच्चे विलख जाते हैं और भूखमरी के कगार पर आ जाते हैं। यह सोचकर ही मानव हृदय द्रवित हो उठता है। फिर भी हम क्यों युद्ध के चिंगारी को हवा देते हैं? यह बात हम सभी मानव जाति को सोचना होगा। ठीक है, तो मेरा अंतिम लाइन यही डॉट डॉट करके है, क्योंकि देखिए लेखन एक शैली है। जब तक आप सामने वाले को प्रभावित नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और रटा रटाया पढ़ना बंद कीजिए। रट करके आप जा करके अच्छा बेहतरीन मार्क्स नहीं ला पाएंगे जब तक आप कॉपी चेक करके मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे, उसके मन को प्रभावित नहीं करेंगे। उसके लिए आपको तरीका अपनाना होगा। हमने कई बार मेंस लिखा है तो मैंने उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है वो किस प्रकृति के उत्तर को ज्यादा मार्क्स देते हैं। अगर आपकी जो प्रश्न लिखने का, निबंध लिखने का या जो भी है आंसर राइटिंग में अगर यूनिकनेस है तो आपको औरों से जरूर आपको 2-4 नंबर, नहीं चाहते हुए भी उनको मजबूरन देना पड़ेगा नंबर। ठीक है, वो देते हैं, वो नहीं चाहते हैं नंबर देना, लेकिन फिर भी वो आपको देंगे क्योंकि आप उसके दिलो दिमाग पे छा जाएंगे अपने लेखन शैली के माध्यम से। यही तो है निबंध।
जब आप लिखते हैं, जब सामने वाला जब अब हमने यह पंक्ति लिखा तो हो सकता है उसके अंदर भी हृदय द्रवित हो उठे, क्योंकि वह भी तो मानव ही है, कॉपी चेकर भी क्या है, मानव तो है। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं आपकी लेखन शैली में वो शक्ति होनी चाहिए जिससे कि आप सामने वाले को अगर हंसाना चाहे तो हंसा दे, रुलाना चाहे तो रुला दे, और जैसा चाहे वह आपके कह सकते हैं कि वश में आ जाए, और वह पूरा कॉपी लाइन बाय लाइन पढ़े और आपको एक अच्छा मार्क्स दे और उसका भी ज्ञान का विकास हो जाए। जो कॉपी चेक कर रहा है उसका भी ज्ञान का विकास हो जाए, इस तरीका से लिखें। और इसको लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, सोचना होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, पहला लेक्चर में आपने देखा होगा निबंध के लिए क्या क्या करें, किस प्रकार के मैगजीन पढ़ें, किस प्रकार के पुस्तक को पढ़ें, जिससे कि आप बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। समसामयिक मुद्दा हो, चाहे ऐतिहासिक पहलू हो, चाहे जो भी हो, जब भी निबंध लिखते हैं तो इतिहास और समसामयिक पहलू दोनों लिखते हैं। और यह आंसर राइटिंग में आपने देखा होगा कि हमने इतिहास को भी लिखा, वर्तमान संदर्भ की भी चर्चा की, तब जाकर के यह कंप्लीट, मेरे तरफ से यह कंप्लीट है। बाकी अगर आप लोग बेहतर लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसको जारी रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाइए, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाए। क्योंकि यह 68 में अभी बैठ रहे हैं, हो सकता है 69 में भी बैठना पड़े, हो सकता है 74 तक बैठना पड़ जाए। ठीक है, बीपीएससी है, कहना मुश्किल होता है। ठीक, तो कई बार सफलताएं एक बार में नहीं हाथ लगती है, कई कारण है, लक भी साथ देगा आपका तभी होता है यहाँ पे। तो मेहनत तो करते रहना है, और जो कमियां हैं वो खुद से अगर सीखिएगा तो लंबा समय लगेगा। अगर दूसरों की गलतियों से अगर आप सीख लेंगे तो फर्स्ट टाइम पे ही यह कमियां दूर हो जाएगी। हम लोग के टाइम पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, खास करके यूट्यूब पे, या कोई बताने वाला नहीं था। अभी तो आपके पास बहुत सारे संसाधन है, आपका क्लास जो है, आपको पीडीएफ मटेरियल सारे नोट्स मिल रहे हैं, आपको कोई समझाने वाला व्यक्ति हजारों की संख्या में आपको यूट्यूब के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ज्ञान लेना अब आसान हो चुका है, इसीलिए आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द सफल हो जाइए। ठीक है, और अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े। लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा 27 फरवरी से, शाम में 3 से 5 के बीच में हमारा बैच चलेगा। डेली बेसिस पे सारे टॉपिक 69 के लिए भी कराए जाएंगे, और साथ साथ आपका एक निबंध, लगभग वीक में कम से कम 5-6 निबंध तो अभी आपको मिलेंगे। क्योंकि अभी मेरा डिजिटल बोर्ड सेटअप हो रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है मुझे। ठीक है, तो अब हो चुका है, अब बस 27 का इंतजार कीजिए। हम अच्छे तरीका से लाइव पे आएंगे और बेहतरीन आपको कंटेंट्स देंगे। ठीक है, भले हमारे, आप कहिएगा कि इसमें हम टाइपिंग करवा के आपको दें, तो देखिए टाइपिंग भी किया हुआ रहेगा तो यही बेटर रहेगा, क्योंकि हम अपने मन से लिखते हैं और टाइपिंग भी करवाते हैं, लेकिन टाइपिंग वाले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग बस नॉलेज लेने पे फोकस कीजिए, और वह जो चाहक में रहते हैं कि थोड़ा सा डिजाइनिंग ये वो, तो वो थोड़ा कमी अभी मिलेगी, लेकिन आगे वो भी दूर हो जाएगा। मैं प्रयासरत हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।